सो लास्ट टाइम हमने न्यूमेरिक एक्सप्रेशंस पे छोड़ा था लेक्चर को। तो न्यूमेरिक एक्सप्रेशंस जैसे मैंने आपको बताया था कि आप कोई वेरिएबल लेते हैं, वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करते हैं। तो जब आप किसी चीज को किसी और के जरिए एक्सप्रेस करते हैं तो उसे आप एक्सप्रेशन कहते हैं। तो इस अगर आप इधर देखें तो ये जो x है, x है एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ x। तो हमने x को एक्सप्रेस किया है x के जरिए। तो जो भी x की वैल्यू होगी, फॉर एग्जांपल इधर x की वैल्यू 2 है, तो 2 प्लस 2 हो जाएगा 4। तो x की नई वैल्यू हो जाएगी 4। तो जैसे आप प्रिंट करवाएंगे तो x की नई वैल्यू आ जाएगी 4। इसी तरह हमने यहाँ y को वैल्यू असाइन की है 440 इंटू 12। तो 440 इंटू 12 को अगर हम प्रिंट करवाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह z की हमने वैल्यू असाइन की है कि जो भी y की वैल्यू उसे डिवाइड करेंगे 1000 से। तो हम जैसे प्रिंट करवाएंगे तो उसका भी आंसर आ जाएगा। इसी तरह j की वैल्यू है 23। और k को हमने वैल्यू असाइन की है कि जो भी की j की वैल्यू होगी उसका जो रिमाइंडर होगा 5 के साथ, उसकी वैल्यू k होगी। तो अगर आप 23 को 5 से डिवाइड करें, तो 23 को अगर 5 से डिवाइड करें तो 5 4 से 20 बनता है और 3 बचता है। तो इसका जवाब जो आएगा रिमाइंडर का वो आएगा 3। तो जैसे आप प्रिंट करवाएंगे तो 3 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आप पावर यूज करें तो पावर में, अगर आप पावर में आपको पता है कि आप डबल एस्ट्रिक की साइन यूज करते हैं। पावर में आप डबल एस्ट्रिक की साइन यूज करते हैं, मल्टीप्लीकेशन में आप सिंगल एस्ट्रिक की साइन यूज करते हैं। तो 4 डबल एस्ट्रिक 3 का मतलब है 4 पावर 3। वो हो जाएगा 64। तो जैसे आप उसे प्रिंट करवाएंगे तो उसका आंसर आ जाएगा 64। अब हम चलते हैं कि हमारा ऑर्डर ऑफ एवोल्यूशन क्या होना चाहिए। हमारा ऑर्डर ऑफ एवेल्युएशन जो है वो डिपेंड करता है कि कौन सी ऑपरेशन पहले की जाएगी, कौन सी ऑपरेशन बाद में की जाएगी। तो ऑर्डर ऑफ एवेल्युएशन पढ़ना बहुत जरूरी है कि आपको पता चलेगा कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या है। अगर आपको ऑपरेटर प्रेसिडेंस पता नहीं होगा तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि कौन सी ऑपरेशन आपने पहले करनी है, कौन सी बाद में करनी है। तो ये पढ़ना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये एक्सप्रेशन दिया गया है, अब हम इस एक्सप्रेशन को कैसे इवेल्युएट करें, कहाँ से स्टार्ट करें, कौन से ऑपरेटर से स्टार्ट करें। तो ये जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले अ, जो आपकी ऑर्डर ऑफ इवेल्युएशन है वो स्टार्ट होती है पैरेंथेसिस से। पैरेंथेसिस जो आपकी होती हैं उनसे। तो हमने एक रूल पढ़ा था जिसको हम कहते थे पैरेंथेसिस। रुकिए, ये ऐसे होगा। एक रूल पढ़ा था हमने मैथ्स के अंदर जिसको हम कहते थे वो पैड मास। अब इसका बी का मतलब है बार। सबसे पहले आप बार को चलाते हैं, उसके बाद आप ब्रैकेट्स के बाद आप चलाते हैं। सबसे पहले आप बार ओवर करते हैं, बार ओवर करने के बाद आप पैरेंथेसिस हटाते हैं, ब्रैकेट्स सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद आप एक्सपोनेंट सॉल्व करते हैं। एक्सपोनेंट सॉल्व करने के बाद आप डिवीजन सॉल्व करते हैं। डिवीजन सॉल्व करने के बाद आप मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करते हैं। उसके बाद एडिशन और उसके बाद सब्ट्रैक्शन। इस ऑर्डर में आप चलते हैं। सबसे पहले आप बार को सॉल्व करते हैं, बार को सॉल्व करने के बाद आप पैरेंथेसिस सॉल्व करते हैं, एक्सपोनेंट सॉल्व करते हैं, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो ये जो रूल है वो पैड मास, ये रूल यूज होता है। सबसे पहले आप बार सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल आप पूछेंगे बार क्या है, तो बार बेसिकली हम जब भी किसी चीज को सॉल्व करते हैं, तो फॉर एग्जांपल 2 - 3, अगर इससे ऊपर बार दिया गया है, ऐसे बार होता है, इसका मतलब है कि जो भी 3 की साइन होगी वो चेंज होगी। तो अगर ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगी, तो बार सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले आप बार सॉल्व करेंगे, उसके बाद ब्रैकेट्स
उसके बाद एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट के बाद डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो ये रूल आप फॉलो करेंगे। इसी तरह यहाँ देख सकते हैं कि आप सबसे पहले हमने क्या सॉल्व किया है। सबसे पहले हमने मल्टीप्लिक सबसे पहले हमने वो पैड मास, जो मैंने आपको रूल बताया, रूल क्या था, वो पैड मास। सबसे पहले आपने क्या किया, आपको पता है कि यहाँ पे बार तो है नहीं और ब्रैकेट्स भी नहीं है। सबसे पहले उसके बाद आता है एक्सपोनेंट। अगर यहाँ पे एक्सपोनेंट है तो सबसे पहले सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इधर एक्सपोनेंट है, तो एक्सपोनेंट है तो 2 पावर 3 आप सॉल्व करेंगे, हो जाएगा 8। 8 के बाद आप सॉल्व करेंगे डिविजन, 8/4 बन जाएगा 2। उसके बाद आप सॉल्व करेंगे मल्टीप्लिकेशन, 2 × 5 हो जाएगा 10। उसके बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे खाली एडिशन है तो हम एडिशन सॉल्व कर लेंगे और हमारा जवाब आएगा 11। इस तरीके से इस सीक्वेंस में आप जो है ऑपरेशंस को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपने बार ओवर करना है, उसके बाद पैरेंथेसिस हटानी है, उसके बाद एक्सपोनेंट, उसके बाद डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। इस सीक्वेंस में आपने चलना है। तो ये एक्सप्रेशन जो दिया गया है इसमें सबसे पहले आपने 2 पावर 3, अब ये जो सिंबल है ये पावर की सिंबल है, दो एस्ट्रिक, 2 पावर 3 सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 8। 2 2 4, 4 2 8, 8 आ जाएगा। 8 को डिवाइड करेंगे 4 से तो आ जाएगा 2। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से आ जाएगा 10। 10 को प्लस करेंगे 1 से तो आ जाएगा 11। तो ये तरीका है जिसके जरिए हम सॉल्व करेंगे। और अगर आपके पास बहुत लंबी चौड़ी इक्वेशंस आती हैं तो लंबी चौड़ी इक्वेशंस को आप ब्रैकेट्स देकर छोटी इक्वेशंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर आपके पास लंबी चौड़ी इक्वेशंस हैं तो लंबी चौड़ी इक्वेशंस को आप छोटी इक्वेशंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आते हैं टाइप पर। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि पाइथन के अंदर हर चीज का कोई ना कोई टाइप होता है और वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से सॉल्व कर रहे हो। अगर मैंने आपको बताया था कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स होते हैं, अ, हमारे पास डेटा टाइप्स होते हैं, डिफरेंट डेटा टाइप्स होते हैं। सबसे पहले हमारे पास होता है इंटीजर, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था कि हमारे पास इंटीजर होते हैं, फ्लोट होते हैं। जी हाँ, ये रहे। तो जो पाइथन है, पाइथन को पता है, ऑलरेडी पता है कि इंटीजर के बीच में और फ्लोट के बीच में और स्ट्रिंग के बीच में, इन इन तीनों चीजों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो आपको पाइथन को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सी प्लस प्लस में ये होता था कि आप बताते थे पाइथन को कि जो मैं नंबर लिख रहा हूँ या जो मैं कैरेक्टर लिख रहा हूँ वो स्ट्रिंग है या इंटीजर है या फ्लोट है, आपको बताना पड़ता था सी प्लस प्लस के अंदर। लेकिन पाइथन के अंदर आपको बताने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ अपना डिजिट लिखेंगे, अपना कैरेक्टर लिखेंगे, पाइथन खुद ब खुद समझ जाएगा कि ये आया ये इंटीजर है, स्ट्रिंग है या ये फ्लोट है। तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। अ, जिस तरह मैं आपको बता सकता हूँ कि अ, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इधर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो एक वेरिएबल है ट्रिपल ई। ट्रिपल ई को हमने शो किया हुआ है हेलो प्लस देयर से। अब हेलो यहाँ एक स्ट्रिंग है, प्लस एक कंकैटिनेशन की साइन है, यहाँ पे प्लस जो है कंकैटिनेशन की साइन है। अब आप पूछेंगे कंकैटिनेशन क्या है। आपको मैंने बताया था कि जब आप प्लस को नंबर्स के बीच में इस्तेमाल करेंगे तो वो होगी एडिशन। लेकिन अगर आप उनको दो स्ट्रिंग्स के बीच में इस्तेमाल करेंगे, दो कैरेक्टर्स के बीच में इस्तेमाल करेंगे, जैसे ये कैरेक्टर है और दूसरा ये कैरेक्टर, यहाँ पे ये जो स्ट्रिंग है प्लस है, फिर दूसरी स्ट्रिंग है, तो अगर आप दो स्ट्रिंग्स के बीच में प्लस को इस्तेमाल करेंगे तो वो एडिशन नहीं कहलाएगी, वो कहलाएगी कंकैटिनेशन। तो यहाँ पे हम कंकैटिनेशन कर रहे हैं।
तो जैसे आप इसको कंकैटिनेट करेंगे तो ये हो जाए, हेलो देयर जो होगा एक ही जुमला बन जाएगा, हेलो देयर। यहाँ पे ये दो अलग अलग वर्ड्स हैं, लेकिन कंकैटिनेशन के बाद ये एक ही वर्ड बन जाएगा। अब क्योंकि पाइथन को पता है कि ये एक स्ट्रिंग है और इसको कंकैटिनेट करने के बाद भी स्ट्रिंग ही रहेगी ये, तो पाइथन को अगर आप ये कहेंगे कि स्ट्रिंग में वन ऐड करो, क्योंकि आपने प्लस यूज किया, यहाँ पे प्लस का कलर था येलो, यहाँ पे प्लस का कलर है ब्लू, तो पाइथन समझ गया कि यहाँ पे प्लस का कलर है येलो, इसका मतलब है यहाँ पे प्लस का मतलब है कंकैटिनेशन, क्योंकि दो स्ट्रिंग्स हैं। लेकिन यहाँ पे प्लस ब्लू है तो इसका मतलब है यहाँ पे आप एडिशन कर रहे हैं। तो जैसे ही आप पाइथन को कहेंगे कि इस वेरिएबल में ट्रिपल ई में आप वन ऐड करो, तो पाइथन आपको एरर देगा। क्यों? क्योंकि पाइथन को पता है कि ट्रिपल ई जो है वो एक स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग में कभी भी नंबर ऐड्स नहीं हो सकते, तो पाइथन आपको एरर देगा। अगर आप ये नंबर किसी इंटीजर में ऐड करते या फ्लोट में ऐड करते तो ये फ्लोट में और इंटीजर में नंबर ऐड हो जाता, लेकिन स्ट्रिंग में कभी भी नंबर ऐड नहीं हो सकता, तो पाइथन आपको एरर देगा। और आप पाइथन से पूछ भी सकते हो कि ये जो ऊपर वेरिएबल है ट्रिपल ई, ये ट्रिपल ई इसका डेटा टाइप क्या है? आया ये स्ट्रिंग है, आया ये इंटीजर है, आया ये फ्लोट है? तो आप लिखेंगे टाइप ब्रैकेट टिप ट्रिपल ई, तो ये आपको पाइथन खुद ब खुद बताएगा कि इसकी क्लास क्या है। तो ये आपको बताएगा कि ये क्लास एक स्ट्रिंग क्लास है, मतलब ये इसका डेटा टाइप स्ट्रिंग है। इससे अगर आप पूछेंगे कि हेलो जो ऊपर आपने लिखा है, ई ट्रिपल ई के अंदर हेलो लिखा है, इसकी क्लास क्या है, इसका टाइप क्या है, डेटा टाइप क्या है, तो वो आपको पाइथन बताएगा कि ये स्ट्रिंग है। और इसी तरह अगर आपने ऊपर वन लिखा था प्लस वन, अगर आप वन की डेटा टाइप पूछोगे तो आपको पाइथन खुद ब खुद बताएगा कि ये वन एक इंटीजर है। तो पाइथन को ऑलरेडी पता होता है कि किस चीज का डेटा टाइप क्या है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। और दूसरा कि आप स्ट्रिंग्स में नंबर ऐड नहीं कर सकते, आप स्ट्रिंग्स को कंकैटिनेट कर सकते हो, लेकिन स्ट्रिंग्स में आप एडिशन परफॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि एडिशन परफॉर्म सिर्फ नंबर्स के दरमियान होती है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे नंबर्स के अंदर, मैंने आपको बताया था कि हमारे पास बहुत सारे डेटा टाइप्स होते हैं, हमारे पास इंटीजर डेटा टाइप होते हैं, फ्लोट होते हैं, स्ट्रिंग होते हैं। तो नंबर्स के अंदर हमारे पास दो डेटा टाइप्स होते हैं, इंटीजर और फ्लोट। इंटीजर्स वो होते हैं जो प्योरली डिजिट्स होते हैं, जिनके अंदर डेसिमल पॉइंट मौजूद नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल -14 एक इंटीजर है, -2 एक इंटीजर है, 0 एक इंटीजर है, 1 एक इंटीजर है, 100 एक इंटीजर है, इसी तरह ये नंबर भी एक इंटीजर है। दूसरे हमारे पास डेटा टाइप होता है फ्लोट। फ्लोट उसे हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स भी कहते हैं या सिंपली फ्लोट भी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे -2.5 है, तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट है जिसकी वजह से इसको हम फ्लोट कह रहे हैं। ऊपर जो थी कहीं पे भी डेसिमल पॉइंट मौजूद नहीं थी, तो उसको हम कह रहे थे इंटीजर। लेकिन यहाँ पे हर नंबर के अंदर डेसिमल पॉइंट है, उसको हम कहेंगे फ्लोट। तो -2.5 एक फ्लोट है, 0.0 एक फ्लोट है, 98.6 एक फ्लोट है, 14.0 एक फ्लोट है। अगर आप पूछेंगे एक्स से, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपने एक वेरिएबल बनाया है एक्स, डबल एक्स, और उसको आपने वैल्यू असाइन की है वन। अगर आप पाइथन से पूछेंगे कि इस डबल एक्स की डेटा टाइप क्या है, तो पाइथन आपको खुद ब खुद बताएगा कि इसकी डेटा टाइप है इंटीजर। इसी तरह आपने एक नया वेरिएबल चूज किया टेम्प, और उसको आपने वैल्यू असाइन की 98.6। अगर इसका आप टाइप पूछेंगे पाइथन से, तो ये आपको बताएगा कि पाइथन आपको बताएगा कि इसका जो डेटा टाइप है वो है फ्लोट, क्योंकि इसके अंदर डेसिमल पॉइंट मौजूद है। इसी तरीके से आप डायरेक्ट नंबर का, क्योंकि आप डायरेक्ट नंबर का भी टाइप मालूम कर सकते हैं, तो आप पूछेंगे उससे इस वन का डेटा टाइप क्या है, तो वो आपको बताएगा इंटीजर। और इस तरह अगर आप उसके अंदर 1.0 मतलब डेसिमल पॉइंट दोगे, तो वो आपको बताएगा कि ये फ्लोट है, क्योंकि डेसिमल पॉइंट वाले सारे नंबर्स को हम फ्लोट कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर। अब आप इसी तरह से टाइप्स को कन्वर्ट भी कर सकते हो, अगर आपके पास एक टाइप मौजूद है तो आप उसको दूसरे टाइप में कन्वर्ट कर सकते हो। और ये जो है ये कभी कभी पाइथन के अंदर खुद ब खुद हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लोट 99 प्लस 100। अब यहाँ पे आपको पता है कि 99 एक इंटीजर है, तो हमने क्या किया, उसको फ्लोट कहकर उसको हमने एक फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया। तो जब हम उसे फ्लोट के अंदर लिखेंगे, 99 को फ्लोट के अंदर लिखेंगे, तो 99 बन जाएगा 99.0। फिर अगर उस 99.0 को हम 100 में ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 199.0, तो जवाब आएगा 199.0।
तो क्या हुआ यहाँ पे आपके पास एक इंटीजर था, आपने उसे फ्लोट में कन्वर्ट किया, उसको आपने दूसरे इंटीजर में ऐड किया, तो आपका जो जवाब आया वो भी एक फ्लोट आया। तो ये पाइथन के अंदर खुद ब खुद हो जाता है। जब आप पाइथन के अंदर कोई भी एक्सप्रेशन लिखते हैं और उस एक्सप्रेशन के अंदर आप एक चीज को फ्लोट में लिखते हैं, दूसरी चीज को इंटीजर में लिखते हैं, तो जो उसका जवाब आता है टोटल आखिर में, वो फ्लोट आएगा। तो पाइथन उसको खुद ब खुद फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा। तो ये पाइथन के अंदर खुद ब खुद हो जाता है। इसी तरीके से अगर आप पाइथन को एक नया वेरिएबल है आई, आप कहते हैं आई एक वेरिएबल है और उसको आप वैल्यू असाइन करते हैं 42, और आप पाइथन से पूछते हैं इस आई का टाइप क्या है, डेटा टाइप, तो पाइथन आपको बताएगा कि इसके अंदर कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो ये एक इंटीजर है। पाइथन बोलेगा कि ये क्लास इंटीजर है। इसी तरीके से अगर आप उसे कन्वर्ट करेंगे, आप कहते हैं मैं आई को कन्वर्ट करता हूँ फ्लोट, तो आप सिंपली क्या कहेंगे, तो आप सिंपली क्या कहेंगे, जो आपका इंटीजर है 42 आप सिंपली उसको फ्लोट में कन्वर्ट करेंगे। तो उसको फ्लोट में कन्वर्ट करने के लिए आप लिखेंगे फ्लोट, और उसके ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे आप आई। तो फ्लोट आई जब आप करेंगे तो आपका जो इंटीजर था आई 42, वो कन्वर्ट हो जाएगा फ्लोट के अंदर। और फिर जैसे आप उसे प्रिंट करेंगे तो आपको वो डेसिमल पॉइंट भी नजर आएगी। इस क्योंकि आपने उसे फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया तो उसमें डेसिमल पॉइंट ऑटोमेटिकली आ गए। इसी तरीके से आप अगर आप मालूम करेंगे कि उसका टाइप क्या है, तो एफ का टाइप अब हो गया है फ्लोट, तो आपको बताएगा पाइथन कि ये फ्लोट है। इसी तरीके से पाइथन के अंदर आप टाइप्स को कन्वर्ट भी कर सकते हैं और ये मालूम भी कर सकते हैं कि किस डिजिट का, किस कैरेक्टर का कौन सा टाइप है। जिस तरह यहाँ पे आपने फ्लोट, एक इंटीजर को आपने फ्लोट में कन्वर्ट किया था, इसी तरीके से आप एक फ्लोट को इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये वाला सिंबल यूज करके आप सिर्फ लिखेंगे आई एन टी और ब्रैकेट के अंदर वो नंबर लिख देंगे, तो वो खुद ब खुद जो फ्लोट होगा वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 42.0 यहाँ एक फ्लोट है और आप चाहते हैं ये इंटीजर में कन्वर्ट हो जाए, तो आप क्या करेंगे, इंटीजर लिख के ब्रैकेट्स में अंदर लिख देंगे 42.0, तो ये बन जाएगा 42, इंटीजर बन जाएगा जिस तरह पहले से ये था। अब आते हैं डिवीजन पर, इंटीजर डिवीजन। जब आप दो इंटीजर्स को डिवाइड करते हो तो उसका जवाब जो आता है वो आता है फ्लोट। तो फॉर एग्जांपल 10 को आपने डिवाइड किया 2 से, अब 10 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको पता है कि जवाब आना है 5। लेकिन पाइथन के अंदर इंटीजर जो डिवीजन है वो उसे डिवीजन के बाद जो भी जवाब आता है वो फ्लोट में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे 10 को आपने 2 से डिवाइड किया तो उसका जवाब आना चाहिए 5, जो भी एक इंटीजर है। लेकिन यहाँ पे आप देखें उसका जवाब आया है 5.0, जो एक फ्लोट है। तो पाइथन क्या करता है, जब भी आप डिवीजन करेंगे तो पाइथन चाहे जवाब इंटीजर हो चाहे फ्लोट हो, पाइथन उसे फ्लोट में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ 9 डिवाइड बाय 2 वो तो अंडरस्टूड है फ्लोट है 4.5, 99 डिवाइड बाय 100 भी अंडरस्टूड है कि फ्लोट आएगा, 10.0 डिवाइड बाय 2.0 फिर भी वो फ्लोट आएगा। चाहे आप उसे इस तरह लिखें 10.0 डिवाइड बाय 2.0, चाहे आप उसे 10 डिवाइड बाय 2 लिखें, दोनों सूरतों में जवाब 5.0 फ्लोट आएगा। तो यहाँ पे भी फ्लोट है और यहाँ पे भी फ्लोट है। इसी तरीके से आप किसी भी फॉर्म में लिखेंगे तो डिवीजन का जवाब हमेशा फ्लोट आएगा, चाहे वो इंटीजर डिवीजन हो या फ्लोट डिवीजन। उसके बाद हम आते हैं स्ट्रिंग कन्वर्जन्स पर। आप स्ट्रिंग्स, मैंने आपको बताया था कि आप डेटा टाइप्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। आप एक इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक फ्लोट को इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से आप स्ट्रिंग्स को फ्लोट और इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने एक वेरिएबल चूज किया है SPAL, ये एक वेरिएबल है। आप कोई भी वेरिएबल का कोई भी नाम रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने नाम चूज किया है SPAL। SPAL की वैल्यू है 123। अब आपको पता है कि ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है। तो जब भी कोई चीज सिंगल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होती है उसको हम स्ट्रिंग कहते हैं। तो यहाँ पे 123 एक स्ट्रिंग है, नंबर नहीं है, एक स्ट्रिंग है। तो अगर आप पाइथन से पूछेंगे कि क्या ये जो वेरिएबल है जो हमने बनाया है इसका टाइप क्या है, तो वो आपको बताएगा कि ये एक स्ट्रिंग है। तो अगर आप इस स्ट्रिंग के अंदर नंबर ऐड करना चाहते हैं 1, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि ये नंबर है लेकिन ये स्ट्रिंग है,
तो जब आप उसमें 1 ऐड करने की कोशिश करेंगे और प्रिंट करेंगे तो पाइथन आपको एरर देगा, क्योंकि पाइथन को पता था कि ये स्ट्रिंग है, ये एक नंबर नहीं है। तो इसमें जब भी आप नंबर ऐड करने की कोशिश करेंगे तो पाइथन आपको ट्रेस बैक देगा। ट्रेस बैक कहते हैं एरर, पाइथन आपको एरर देगा। तो क्या हम इस स्ट्रिंग के अंदर 1 ऐड नहीं कर सकते? ये डिपेंड करता है उसकी टाइप पर, डेटा टाइप पर। मैंने आपको बताया था कि ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है तो ये एक स्ट्रिंग है, और पाइथन को भी पता है कि ये एक स्ट्रिंग है, तो आप उसमें 1 ऐड करने की कोशिश करेंगे तो पाइथन आपको एरर देगा। लेकिन अगर आप इस स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर दें तो फिर इसमें नंबर ऐड हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया, एक नया वेरिएबल लिया और कहा कि जो पिछला वेरिएबल है उसको इंटीजर में कन्वर्ट करो और उसकी वैल्यू को असाइन कर दो नए वेरिएबल। तो आपने पिछले इंटीजर की वैल्यू, पिछले स्ट्रिंग की वैल्यू को कन्वर्ट किया इंटीजर में, और नए वेरिएबल को आपने वो वैल्यू असाइन कर दी। तो अब आप जब पाइथन से पूछेंगे कि इसका टाइप क्या है, तो ये पाइथन आपको बताएगा कि अब ये इंटीजर में कन्वर्ट हो चुका है। और अब अगर आप इसमें 1 ऐड करने की कोशिश करेंगे तो जो 123 था आपका, जो आपने जिसको आपने इंटीजर में कन्वर्ट किया, उसमें अगर आप 1 ऐड करेंगे तो वो बन जाएगा 124। तो देखें, जैसे आपने स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट किया तो फिर उसमें आप 1 ऐड कर सकते हैं। 1 ऐड करने के लिए शर्त है कि नंबर जो है, आया वो इंटीजर हो, फ्लोट हो, इन दोनों में से कोई एक हो। अगर वो स्ट्रिंग होगा तो उसमें नंबर ऐड नहीं हो सकता। तो फॉर एग्जांपल 123 स्ट्रिंग था, उसको आपने इंटीजर में कन्वर्ट किया, फिर उसमें आपने 1 ऐड किया तो 124 हो गया। अगर आप उसे कन्वर्ट नहीं करते, स्ट्रिंग रहने देते और उसमें 1 ऐड करते, तो पाइथन आपको फिर एरर देता। तो इसी तरीके से हमने एक नई स्ट्रिंग बनाई है हेलो बॉब, और उसको उसकी वैल्यू असाइन कर दी है एनएसबी, एक वेरिएबल को। ये एक वेरिएबल है, तो आप वेरिएबल का कोई भी नाम रख सकते हैं, अली रख सकते हैं, स्पैम रख सकते हैं, कोई भी नाम रख सकते हैं। तो यहाँ पे एनएसबी एक वेरिएबल है जो एक स्ट्रिंग है और उसकी वैल्यू है हेलो बॉब। अब अगर आप इसको हेलो बॉब को इंटीजर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वहां पे क्या था कि नंबर था 123 जो एक स्ट्रिंग थी, और उसको आपने इंटीजर में कन्वर्ट किया, लेकिन यहाँ पे नंबर नहीं है, यहाँ पे कैरेक्टर्स हैं। अगर आप कैरेक्टर्स को इंटीजर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो पाइथन आपको फिर से एरर देगा कि आप एक कैरेक्टर को, इंग्लिश अल्फाबेट को इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अब आते हैं यूजर इनपुट पर। पाइथन के अंदर हम यूजर से इनपुट मांग सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक प्रोग्राम लिखा है और आप चाहते हैं कि वो प्रोग्राम जो है यूजर से इनपुट ले, आपने उस प्रोग्राम को लिखा, रन करवाया, रन करवाने के बाद वो प्रोग्राम यूजर से इनपुट लेता है और उस इनपुट के बिहाफ पर वो एक रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। तो इस तरीके से आप पाइथन के अंदर इनपुट लिख सकते हैं। अब वो तरीका क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब भी हम चाहते हैं कि पाइथन जो है वो यूजर से डेटा ले या यूजर की डेटा को रीड करे, तो हम हम जो है फंक्शन यूज करते हैं इनपुट, इनपुट फंक्शन। अब ये जो इनपुट फंक्शन है, ये जो है बाय डिफॉल्ट आपको जो भी जवाब देगा स्ट्रिंग में देगा। चाहे आप इसे जवाब नंबर दें, सिंबल दें, कैरेक्टर दें, फ्लोट दें, इंटीजर दें, जो जो भी आप इसे जवाब देंगे वो इसे स्ट्रिंग बना देगा। तो फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे एक सवाल क्रिएट करते हैं, हु आर यू। अब हु आर यू का जो सवाल है उसको हम यूजर से इनपुट लेना चाहते हैं इस सवाल पर। तो हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे और हम देखेंगे वेरिएबल के आगे हम लिख देंगे इनपुट हु आर यू। तो जैसे आप इसे रन करेंगे तो ये यूजर से पूछेगा हु आर यू। तो आप आगे लिखेंगे कि मेरा नाम, जो भी आपका नाम है वो नाम लिखेंगे। तो आखिर में ये क्या करेगा, वो नाम लेकर प्रिंट की स्टेटमेंट में जाएगा और इधर नाम के अंदर लिख देगा नाम, आपका नाम, और फिर वो उसको वेलकम के साथ प्रिंट कर देगा। तो आपका नाम और उसके आगे आ जाएगा वेलकम। तो इसी तरीके से आप कोई भी सवाल लिखकर यूजर से इनपुट ले सकते हैं और उस इनपुट के बिहाफ पर आप कुछ भी प्रिंट करवा सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि यहाँ पर जब भी आप यूजर से इनपुट लेंगे, अब यूजर चाहे जब इंटीजर में जवाब दे, फ्लोट में जवाब दे, स्ट्रिंग में जवाब दे, लेकिन जो इनपुट फंक्शन है वो उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा।
अब आते हैं कि कैसे हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं पाइथन के अंदर। जब भी आप पाइथन के अंदर फॉर फॉर एग्जांपल जब भी आप पाइथन के अंदर प्लीज अपने माइक्स म्यूट कर दें। पानी वीडियो में तो प्लीज अपने माइक्स म्यूट कर दें, आपकी आवाज आ रही है। अब जब भी आप पाइथन के अंदर कोडिंग करते हैं तो कोडिंग करने के दौरान मैंने आपको बताया था कि फॉर एग्जांपल पाइथन के अंदर आप कोडिंग करते हैं, एक प्रोग्राम लिखते हैं। तो प्रोग्राम लिखने के दौरान आप चाहते हैं कि मैं इस प्रोग्राम को टाइटल दूं, इसमें पाइथन इसमें जो मैं प्रोग्रामिंग कर रहा हूं उसको एक्सप्लेन करूं, और उसके आगे कुछ ऐसे अल्फाज लिख दूं कि जो उस प्रोग्रामिंग की जो लाइंस हैं उसको एक्सप्लेन करें। मतलब आप अपनी आसानी के लिए चाहते हैं कि उस प्रोग्राम के अंदर आपने जो कोडिंग की है उस कोडिंग को मैं एक्सप्लेन भी करता जाऊं साथ साथ। तो इस पर्पस के लिए जो आप टूल यूज करेंगे वो यूज करेंगे आप कमेंट्स। तो पाइथन के अंदर जब भी आप कमेंट करेंगे तो आप स्टार्ट करेंगे इस सिंबल से, आप हैश का सिंबल यूज करेंगे। तो जब भी आप पाइथन के अंदर कोई चीज लिखेंगे और हैश से स्टार्ट करेंगे तो पाइथन उसको इग्नोर कर देता है, पाइथन उसको प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बनाता, उसको इग्नोर कर देता है। तो आप कमेंट्स को यूज करके अपने प्रोग्राम को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ताकि अगला यूजर जो आपका प्रोग्राम पढ़े, या जब भी आप एक प्रोग्राम को बहुत वक्त के बाद रिवाइज करना चाहें तो आपकी कमेंट्स जो हैं वो आपको हेल्प करेंगे कि ये आपने प्रोग्राम इस तरह क्यों प्रोग्राम किया है, इसकी कोडिंग आपने इस तरह क्यों की है। तो आप अपनी आसानी के लिए कमेंट्स डाल सकते हैं। कमेंट्स डालने के लिए सिंपल आपने क्या करना है, पाइथन के अंदर ये वाला सिंबल यूज करना है और इसके आगे आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे यहाँ पे प्रोग्राम इस प्रोग्राम में मैंने यूज किया था वेरिएबल नाम इनपुट हु आर यू। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं ऊपर कमेंट दे सकता हूँ कि आई एम टेकिंग द इनपुट फ्रॉम यूजर इन दिस लाइन। तो ये सिर्फ मैंने अपनी एक्सप्लेनेशन के लिए एक कमेंट डाल दी। तो कमेंट डालने के लिए आप सबसे पहले ये सिंबल इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद जो भी आपने लिखना है या एक्सप्लेन करना है वो आप लिख सकते हैं। इस तरह यहाँ आप देख सकते हैं कि एक बड़ा सा प्रोग्राम है और उस प्रोग्राम को एक्सप्लेन करने के लिए, उस प्रोग्राम के जितने भी पार्ट्स हैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए हमने ऊपर कमेंट्स दी हुई है। फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या करता है, वो यूजर से फाइल का नाम पूछता है और उस फाइल को ओपन करता है। जो सेकंड पार्ट है वो वर्ड्स की फ्रीक्वेंसी को काउंट करता है। थर्ड पार्ट है वो क्या करता है, मोस्ट कॉमन वर्ड ढूंढता है। और फोर्थ पार्ट जो है यूजर को प्रिंट आउटपुट देता है। तो इस प्रोग्राम को अगर हम कमेंट्स के बगैर लिखते तो हमें कुछ भी पता नहीं चलता कि ये हमने यहाँ क्यों लिखा है, इसका पर्पस क्या है, इसका मतलब क्या है, कुछ भी पता नहीं चलता। लेकिन क्योंकि हमने प्रोग्राम करते वक्त हमने साथ साथ कमेंट्स भी लिखी थी, अब हमें जब हम बाद में उसे रिवाइज करेंगे या कोई और उसे पढ़ेगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि इसने ये इसलिए लिखा है कि यूजर से नाम पूछना चाह रहा है और उस फाइल को ओपन करना चाह रहे हैं। तो इस तरीके से आप कमेंट्स देकर अपने प्रोग्राम्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब एक छोटा सा प्रोग्राम हमने बनाया है, कन्वर्ट द एलिवेटर फ्लोर्स। अब यूरोप के अंदर और यूएस के अंदर एक थोड़ा छोटा सा डिफरेंस है। जब आप यूरोप के अंदर होते हैं तो आपका जो सबसे निचला फ्लोर होता है वो होता है 0। और जो आप यूएस के अंदर होते हैं तो यूएस के अंदर सबसे निचला फ्लोर जो आपका होता है वो होता है फर्स्ट फ्लोर। तो यूरोप के अंदर आप ग्राउंड फ्लोर का टर्म यूज करते हैं या 0 का टर्म यूज करते हैं, और यूएस के अंदर जो आपका सबसे निचला फ्लोर होता है उसको आप फर्स्ट फ्लोर कह रहे होते हैं। तो ये यूरोप और यूएस के अंदर डिफरेंस है। तो क्या क्यों ना हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाएं
जिसको अगर हम यूरोपियन फ्लोर्स मतलब यूरोप के फ्लोर नंबर बताएं तो वो उन्हें ऑटोमेटिकली यूएस के फ्लोर में कन्वर्ट करते हैं। अब ये प्रोग्राम जो है, क्योंकि ये तो हम दिमाग में कर सकते हैं कि अगर यूरोप के अंदर फ्लोर 0 है तो ऑब्वियसली यूएस के अंदर वो 1 होगा, क्योंकि यूएस के अंदर फ्लोर स्टार्ट होते हैं 1 से और यूरोप के अंदर स्टार्ट होते हैं 0 से। अगर यूरोप के अंदर फ्लोर है सेकंड फ्लोर है तो यूएस के अंदर वो होगा थर्ड फ्लोर। लेकिन क्यों ना हम इसको एक प्रोग्राम की शक्ल दे दें और यूजर जो है जब भी एक इनपुट एंटर करे, जब भी यूरोपियन फ्लोर एंटर करे, तो प्रोग्राम उसको ऑटोमेटिकली यूएस फ्लोर में कन्वर्ट कर दे। तो ये करने के लिए हमने एक प्रोग्राम लिखा है। सबसे पहले हमने एक वेरिएबल बनाया है आईएनपी, और आईएनपी जो है एक वेरिएबल है जो यूजर से इनपुट लेता है। तो उससे यूजर से पूछता है कि आपका यूरोपियन फ्लोर क्या है। जैसे यूजर जो है यूरोपियन फ्लोर एंटर करेगा तो दूसरा वेरिएबल है यूएसएफ, वो क्या करेगा, मैंने आपको बताया था कि इनपुट जो है वो हर चीज को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन आप स्ट्रिंग में 1 ऐड नहीं कर सकते। तो आप जो भी यूरोपियन फ्लोर एंटर करोगे उसको आपने इंटीजर में कन्वर्ट करना होगा। तो आप उसे इंटीजर में कन्वर्ट करके फिर उसमें 1 ऐड करोगे। तो आप उसे 1 में, अगर आप उसमें 1 ऐड करना चाहते हो तो आपने उसे पहले इंटीजर में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इनपुट जो है आप चाहे नंबर एंटर करो, स्ट्रिंग एंटर करो, फ्लोट एंटर करो, इनपुट उसे स्ट्रिंग समझेगा। तो इसको आपने इंटीजर में कन्वर्ट करना है पहले, फिर उसमें 1 ऐड करना है और फिर आपको उसको प्रिंट करवाना है। तो देखिए यहाँ पे जब मैंने इस प्रोग्राम को रन किया तो प्रोग्राम ने मुझसे पूछा कि अपना यूरोपियन फ्लोर बताओ। मैंने कहा मैं जीरो जीरो फ्लोर करूँ। तो उसने बताया तो आपका यूएस में जो फ्लोर होगा वो होगा 1 फर्स्ट फ्लोर। तो इस तरीके से आप ये प्रोग्राम बनाकर किसी भी यूरोपियन फ्लोर को कन्वर्ट कर सकते हो, फ्लोर नंबर को यूएस फ्लोर नंबर। उसके बाद हम आते हैं कंडीशनल्स पर। अब जिस तरह मैंने आपको बताया था कि हम जब प्रोग्रामिंग करेंगे तो हम डिफरेंट कंट्रोल स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे। तो आज का जो हम कंट्रोल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे वो हम उसे हम कहते हैं कंडीशनल्स। अब जिस तरह नाम से आपको पता चल रहा है, कंडीशनल मतलब कंडीशन वाले, जो किसी ना किसी कंडीशन के अंडर रन होते हैं। तो कंडीशनल्स वो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो किसी ना किसी कंडीशन के तहत रन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक कंडीशनल यूज हुआ है, इफ। अब आप पूछेंगे कि इस इफ का मतलब क्या है। इफ का मतलब तो आपको इंग्लिश की जबान में पता है कि इफ का मतलब है कि क्यों ना। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि इस कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर कोई ना कोई कंडीशन होगी। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप प्रोग्राम लिखते हैं x इज इक्वल टू 5, आप एक वेरिएबल लेते हैं x, उसको आप वैल्यू असाइन करते हैं 5। फिर आप कहते हैं कि अगर x की वैल्यू 10 से छोटी हो तो आप प्रिंट्स कर दें स्मॉलर। लेकिन अगर x की वैल्यू 20 से ज्यादा हो तो आप प्रिंट कर दें बिगर, और आखिर में आप प्रिंट कर दें फिनिश। तो आपने x को वैल्यू असाइन की है 5, तो सबसे पहले प्रोग्राम चेक करेगा कि x की वैल्यू क्या है। x की वैल्यू है 5। फिर वो क्या करेगा, नीचे जाएगा इफ की तरफ और देखेगा कि क्या 5 जो है 10 से स्मॉल है। हाँ, 5 10 से स्मॉल है, तो वो प्रिंट कर देगा स्मॉलर। उसके बाद जैसे ये प्रिंट करेगा, ये जैसे ये इसको प्रिंट करेगा, प्रिंट करने के बाद ये जाएगा इसकी तरफ, इफ की तरफ। तो क्या आप पूछेगा कि क्या 5 जो है ग्रेटर देन 20 है, तो नहीं, ग्रेटर देन 20 नहीं है। तो इसको छोड़ देगा प्रिंट को और नीचे दूसरे प्रिंट के पास चला जाएगा और इधर प्रिंट कर देगा फिनिश। तो जैसे आपने प्रोग्राम रन किया, सबसे पहले उसने चेक किया एक्स की वैल्यू क्या है। एक्स की वैल्यू चेक करने के बाद उसने देखा कि क्या 5 की वैल्यू 10 से स्मॉल है, तो 5 की वैल्यू 10 से स्मॉलर है, तो उसने प्रिंट कर दिया स्मॉलर। उसके बाद उसने चेक किया 5 की वैल्यू 20 से बिगर है, तो क्योंकि 5 की वैल्यू 20 से बड़ी नहीं है तो उसने उसको स्किप किया और डायरेक्टली प्रिंट कर दिया फिनिश। तो इसका आप फ्लो चार्ट भी देख सकते हैं कि सबसे पहले एक्स की वैल्यू हमने 5 असाइन की, उसके बाद वो नीचे गया, उसने पूछा एक्स की वैल्यू 10 से छोटी है, तो हाँ छोटी है, तो वो इस तरफ आ गया, उसने प्रिंट किया स्मॉलर। उसके बाद वो फिर से इधर आ गया, उसने एक्स की वैल्यू, उसने पूछा एक्स की वैल्यू बिगर देन 20 है, तो नो वो बिगर देन 20 नहीं है, तो उसने डायरेक्ट स्किप किया प्रिंट को और डायरेक्ट इसको स्किप करके वो डायरेक्ट नीचे चला गया और उसने प्रिंट कर दिया फिनिश। तो इस तरीके से आप कंडीशनल्स बना सकते हैं। आप कोई ना कोई कंडीशन साइन करेंगे,
फिर आप वेरिएबल को चेक करेंगे और अगर वो वेरिएबल उस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो आप कुछ ना कोई आउटपुट दे सकते हैं। इधर मैंने लिखा था प्रिंट स्मॉलर, तो इसकी जगह आप कोई भी और चीज दे सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स पर। कंपैरिजन ऑपरेटर्स जिस तरह नाम बता रहे हैं, कंपैरिजन मतलब हम कंपेयर करेंगे। तो पाइथन के अंदर जब आप चीजों को कंपेयर करते हैं तो आप ये सिंबल्स इस्तेमाल करते हैं, लेस देन, हेलो लेस सर देन। हम हेलो यस। सर हमारी 10:15 पे नेक्स्ट क्लास है। सो 10-15 पे नेक्स्ट क्लास, तो आप 10-15 पे लीव करके अपना रोल नंबर कमेंट्स में लिखकर, चैट में लिखकर आप क्लास लीव कर। ओके सर। तो पाइथन के अंदर लेस देन के लिए हम ये सिंबल इस्तेमाल करते हैं, लेस देन इक्वल टू के लिए ये सिंबल इस्तेमाल करते हैं, इक्वल टू के लिए ये सिंबल इस्तेमाल करते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए ये सिंबल इस्तेमाल करते हैं, ग्रेटर देन के लिए ये इस्तेमाल करते हैं, और नॉट इक्वल के लिए ये। अब ये सिंबल्स मैथ्स से थोड़ी डिफरेंट है, जो आप सिंबल्स मैथ्स में इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो अलग होती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लेस देन की जो सिंबल है वो मैथ्स की सिंबल से सिमिलर है, लेकिन लेस देन इक्वल टू की जो सिंबल है वो मैथ्स से मिलती नहीं है। इसी तरीके से इक्वल टू की सिंबल इधर आप देख सकते हैं डबल इक्वल्स टू है। इक्वल टू की सिंबल प्रोग्रामिंग के अंदर हम इक्वल टू को एक्सप्रेस इस तरह करते हैं, और इसी तरह ग्रेटर देन इक्वल टू को हम इस तरह लिखते हैं, और ग्रेटर देन को इस तरह लिखते हैं, और नॉट इक्वल को इस तरह लिखते हैं। प्रोग्रामिंग के अंदर हम ये सिंबल्स इस्तेमाल करते हैं दो नंबर्स को या दो वेरिएबल्स को कंपेयर करने के लिए। और यहाँ पे आप एक प्रोग्राम देख सकते हैं कि कैसे हमने एक प्रोग्राम बनाया है, और उसमें हमने कंडीशनल्स यूज किए हैं, और कंडीशनल्स के साथ साथ हमने कंपैरिजन ऑपरेटर्स यूज किए हैं। सबसे पहले हमने लिखा है x इज इक्वल टू 5। x एक वेरिएबल है, हमने उसे वैल्यू असाइन की है 5। फिर हमने सवाल पूछा है कि अगर x की वैल्यू 5 के बराबर हो तो प्रिंट कर दो इक्वल्स 5। फिर हमने सवाल पूछा है x की वैल्यू अगर 4 से ज्यादा हो तो प्रिंट कर दो ग्रेटर देन 4। फिर हमने सवाल पूछा है अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है तो प्रिंट कर दो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5। फिर हमने सवाल पूछा है x स्मॉलर देन 6 तो प्रिंट लेस देन 6। आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। उसके बाद हमने पूछा है x इज इक्वल्स लेस देन इक्वल्स टू 5 तो प्रिंट लेस देन इक्वल्स टू 5। उसके बाद हमने पूछा है इफ x इज नॉट इक्वल टू 6 प्रिंट नॉट इक्वल टू 6। तो हमने डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे हैं और ऊपर हमने x को वैल्यू असाइन किया। अब ये प्रोग्राम किस तरह चलेगा, आइए देखते हैं। सबसे पहले प्रोग्राम जो है वैल्यू चेक करेगा x की वैल्यू 5 है। सबसे पहले वो इसके पास जाएगा, पूछेगा क्या x 5 के बराबर है, तो वो x 5 के बराबर है, तो x तो 5 के बराबर है तो वो प्रिंट कर देगा इक्वल्स 5। तो आपके आउटपुट में आ जाएगा इक्वल 5। उसके बाद वो चेक करेगा क्या x 4 से ज्यादा है, तो हाँ x 4 से ज्यादा है तो वो प्रिंट कर देगा ग्रेटर देन 4। उसके बाद वो पूछेगा क्या x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, तो हाँ ग्रेटर देन तो नहीं है लेकिन और इक्वल्स टू 5 है, तो वो प्रिंट कर देगा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5। उसके बाद ये पूछेगा क्या x स्मॉलर देन 6 है, तो हाँ x स्मॉलर देन 6 है तो वो प्रिंट कर देगा लेस देन 6। उसके बाद तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, नीचे करके भी लिख सकते हैं। उसके बाद वो पूछेगा कि x स्मॉलर देन इक्वल्स टू 5 है, तो हाँ x जो है स्मॉलर तो नहीं है लेकिन इक्वल्स टू 5 है, तो वो प्रिंट कर देगा लेस देन इक्वल्स टू 5। उसके बाद ये पूछेगा कि x 6 के बराबर नहीं है, नॉट इक्वल है, तो वो प्रिंट कर देगा नॉट इक्वल 6। इस तरीके से ये प्रोग्राम चलेगा और ये सारी स्टेटमेंट्स प्रिंट होंगी। तो ये थे हमारे पास वन वे डिसीजन। वन वे डिसीजन में ये होता है कि आप सबसे पहले जो है एक वेरिएबल लेते हैं, वेरिएबल को आप वैल्यू असाइन करते हैं। उसके बाद आप प्रिंट करते हैं बिफोर 5। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ एक वेरिएबल सपोज किया है x, और उसको आपने वैल्यू असाइन की है 5। तो सबसे पहले आप प्रिंट करते हैं बिफोर 5, ठीक है।
उसके बाद आप सवाल पूछते हैं अगर x जो है 5 के बराबर है तो ये चीजें प्रिंट कर दो, ठीक है। उसके बाद आप प्रिंट करते हैं आफ्टर वर्ड्स 5, ठीक है। उसके बाद आप प्रिंट करते हैं बिफोर 6। उसके बाद आप फिर से सवाल पूछते हैं कि x 6 के बराबर है। उसके बाद आप ये चीजें प्रिंट करवाते हैं और एंड में आप प्रिंट करवाते हैं आफ्टर वर्ड 6। अब पाइथन इस प्रोग्राम को कैसे चलाएगा, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेगा, पाइथन चेक करेगा कि x की वैल्यू क्या है, क्योंकि x की वैल्यू 5 है। तो उसके बाद पाइथन प्रिंट करेगा बिफोर 5। सबसे पहला जो आउटपुट आपको नजर आएगा वो आएगा बिफोर 5, कि इससे पहले वर्ड प्रिंट यूज नहीं हुआ था। तो जैसे प्रिंट वाला वर्ड आएगा और पाइथन इससे रीड करेगा तो वो ऑटोमेटिकली आपको आउटपुट दे देगा बिफोर 5। उसके बाद पाइथन चेक करेगा कि कंडीशन क्या दी हुई है। तो जो सवाल हमने पूछा था कि इफ x इज इक्वल टू 5, पाइथन उसे चेक करेगा और क्योंकि x की वैल्यू 5 है तो 5 के बराबर है। तो ये सारी स्टेटमेंट्स प्रिंट हो जाएंगी, इज 5, इज स्टिल 5, थर्ड 5। उसके बाद पाइथन ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट करेगा और ये वाली स्टेटमेंट। अब ये जो दो स्टेटमेंट्स हैं इनकी कोई कंडीशन नहीं है। देखें आप, इफ का कलर ब्लू है तो इनका कलर भी ब्लू है। इसका मतलब है कि अगर इफ की कंडीशन सही होगी तभी ये स्टेटमेंट्स प्रिंट होंगी। अगर इफ की कंडीशन फेल हो जाएगी तो ये कंडीशन प्रिंट नहीं होंगी। लेकिन ये वाली जो स्टेटमेंट्स हैं इनका कलर है ऑरेंज। इसका मतलब ये है कि इनके लिए कोई कंडीशन नहीं है, इनके लिए कोई कंडीशन रिक्वायर्ड नहीं है, आप डायरेक्टली प्रिंट करवा सकते हैं। इसी तरह से दूसरा सवाल हमने पूछा है क्या x बराबर है 6 के, तो x 6 के बराबर नहीं है क्योंकि x की वैल्यू है 5। तो ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होंगी क्योंकि इसकी कंडीशन फेल हो गई। और फिर पाइथन एंड में ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट कर देगा आफ्टर वर्ड्स 5 6। इस तरह से ये पाइथन का प्रोग्राम चलेगा। अब आपने देखा कि ये वन वे डिसीजन था। आपने सवाल पूछा, अगर सवाल की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो उसकी सारी जो स्टेटमेंट्स थी उसका जो आउटपुट था वो इग्नोर हो गया। अब आते हैं इंडेंटेशन पे। आप पूछेंगे कि पाइथन के अंदर, मैं आपको एक चीज इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ कि पाइथन के अंदर जब भी आप प्रोग्रामिंग करते हैं आप ब्रैकेट्स का इस्तेमाल नहीं करते। आप पाइथन को ये नहीं बताते कि ये चीज इसकी हद में है, इसकी हदूद इसकी जो हदूद है वो इधर तक है और इसकी लिमिट क्या है, ये चीजें आप नहीं बताते। पाइथन को आपको ब्रैकेट्स देने की जरूरत नहीं है पाइथन के अंदर। आप सिंपली उसे बताते हैं कि ये चीज इसके साथ है और ये चीज इसके साथ है। और ये आप कैसे बताते हैं, आप स्पेसेस का इस्तेमाल करते हैं। आप अपने कंप्यूटर के अंदर जैसे पाइथन में कोडिंग करेंगे तो आप कंडीशंस के नीचे स्पेसेस देंगे और उस स्पेसेस के हिसाब से आप पाइथन को बताएंगे कि ये चीज इससे बिलोंग करती है और ये चीज इससे बिलोंग करती है। इसे आप कहते हैं इंडेंटेशन, ठीक है। तो मैं आपको बता सकता हूँ कि किस तरीके से, मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप इंडेंटेशन का यूज करके पाइथन के अंदर कोडिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक प्रोग्राम है, ठीक है। इसमें आपने एक वेरिएबल चूज किया है एक्स, उसको आपने वैल्यू असाइन की है 5। उसके बाद आपने सवाल पूछा है क्या एक्स 2 के बराबर है, 2 से ज्यादा बड़ा है, क्या एक्स 2 से बड़ा है। उसके बाद आपने प्रिंट लिखा है, प्रिंट प्रिंट। अब यहाँ पे आपने 2 बार प्रिंट लिखा है लेकिन उससे पहले आपने स्पेस दिया है। अब जितना भी आप स्पेस देंगे, आपने पहले कंडीशन लिखी, सवाल पूछा, सवाल पूछने के बाद आपने स्पेस दिया और उसके बाद जो भी आप उस टाइप करेंगे। अब यहाँ पे हमने टाइप किया है प्रिंट बिगर देन 2, प्रिंट स्टिल बिगर। तो जब भी आप स्पेस देकर कोई चीज टाइप करेंगे तो पाइथन कहेगा कि ये जो जितनी भी चीजें हैं ये सारी बिलोंग करती हैं इस सवाल से। इसका मतलब ये है कि जब ये कंडीशन सही होगी तभी ये चीजें प्रिंट होंगी। और देखें फिर आपने जो प्रिंट स्टेटमेंट यूज किया उसमें आपने स्पेस नहीं दिया। तो ये वाली जो प्रिंट स्टेटमेंट है इसका, ये जो है इसका कोई भी ताल्लुक नहीं है इस कंडीशन के साथ। इसका मतलब ये है कि इधर आपने स्पेसेस दिए थे, स्पेसेस की वजह से पाइथन ने क्या समझा कि ये दोनों प्रिंट स्टेटमेंट्स इस सवाल से रिलेटेड है। लेकिन यहाँ पे आपने स्पेस नहीं दिया, प्रिंट डन विथ 2 में आपने स्पेस नहीं दिया। स्पेस ना देने की वजह से पाइथन समझ गया कि इस स्टेटमेंट का इस सवाल से कोई भी रिलेशन नहीं। इसी तरीके से जब आप कोई और लूप इस्तेमाल, यहाँ पे लूप इस्तेमाल किया गया है फॉर। तो जब आप लूप इस्तेमाल करेंगे तो लूप के लिए आप स्पेस देंगे अगेन,
जैसे आप स्पेस देंगे तो पाइथन समझ जाएगा कि ये वाली जो स्टेटमेंट है इस सवाल से रिलेटेड है। उसके बाद फिर आप स्पेस देंगे, फिर एक सवाल पूछेंगे तो पाइथन कहेगा कि ये सवाल इस सवाल से रिलेटेड है। इस तरीके से जितने भी आप स्पेसेस देते जाएंगे, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने डबल स्पेस दिया है, 4 स्पेसेस, उसके बाद दूसरे 4 स्पेसेस। अब ये वाली जो प्रिंट स्टेटमेंट है इसका इसका जो है रिलेशनशिप इसके साथ है। तो इस प्रिंट स्टेटमेंट का जो रिलेशनशिप है इस इफ स्टेटमेंट के साथ है। तो स्पेसिंग जो है वो आपको बताएगी कि कौन सी चीज का किस चीज के साथ ताल्लुक है, कौन सी चीज किस चीज के साथ क्या रिलेशनशिप है। तो पाइथन के अंदर स्पेसेस को हम कहते हैं इंडेंटेशन। तो जो इंडेंटेशन आप कर रहे होते हैं वो इंडेंटेशन के हिसाब से आपको इंडेंटेशन यूज करके आपको पाइथन को बताना होता है कि कौन सी चीज किस चीज से रिलेटेड है और कौन सी चीज किस चीज से रिलेटेड नहीं है। तो जो स्पेसेस होते हैं पाइथन के अंदर वो ब्रैकेट्स की तरह होते हैं। आप स्पेसेस देकर जो है प्रोग्रामिंग करते हैं। तो पाइथन के अंदर स्पेसेस जो है बड़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं। अगर आप किसी भी कोई भी सवाल पूछते हैं और उसके बाद उसका ब्लॉक लिखते हैं तो ब्लॉक लिखने के लिए आपको उसके स्पेसेस देने पड़ेंगे। अगर फॉर एग्जांपल मैं इधर स्पेस देता लेकिन इधर स्पेस नहीं देता तो पाइथन सिर्फ इस स्टेटमेंट को इस सवाल के साथ रिलेट करता, इस स्टेटमेंट को रिलेट नहीं करता। तो स्पेसेस बताते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट किस चीज के साथ रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इन्होंने समझाया कि किस तरीके से जो इफ का हमने सवाल पूछा है, जो इफ का सवाल है वो इसका ये ब्लॉक है, ये सारा ब्लॉक है। तो पाइथन को कैसे समझ आया कि ये इसका ब्लॉक है, क्योंकि हमने यहाँ पे स्पेसेस दिए हुए थे, 4 स्पेस इधर दिए हैं, 4 स्पेस इधर दिए हैं। तो पाइथन समझ गया कि बराबर स्पेसिंग है और बराबर स्पेसिंग है और सवाल के बाद स्पेसिंग है। इसका मतलब है कि ये दोनों स्टेटमेंट्स इस सवाल से रिलेटेड है। तो पाइथन पाइथन ने इसको एक ब्लॉक बना दिया। इसी तरीके से यहाँ पे पाइथन ने क्या किया, इस सवाल को इस स्टेटमेंट के साथ रिलेट किया क्योंकि इधर हमें स्पेस दिया हुआ है, और इस सवाल को इस स्टेटमेंट के साथ रिलेट किया क्योंकि इधर हमने स्पेस दिया है। तो एक बड़ा ब्लॉक था और उसके अंदर एक छोटा ब्लॉक आ गया। इस तरीके से हम ब्लॉक्स बनाते हैं पाइथन के अंदर स्पेसिंग यूज करके। अब हम देखते हैं कि कैसे हम अ, एक सवाल के अंदर दूसरा सवाल पूछ सकते हैं। पीछे हमने पढ़ा था कि कैसे हम एक सवाल के बाद दूसरा सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अब हम ये पढ़ेंगे कि कैसे हम एक सवाल के अंदर दूसरा सवाल पूछ सकते हैं। जैसे कि हमने सबसे पहले एक्स वेरिएबल एक नया वेरिएबल बनाया है, उसको हमने वैल्यू असाइन की है 42। उसके बाद हमने सवाल पूछा है कि एक्स 1 से बड़ा है, अगर 1 से बड़ा है तो प्रिंट कर दो मोर देन 1। तो देखें जैसे मैंने स्पेस दिया, पाइथन ने इसका कलर और इसका कलर सेम कर दिया क्योंकि पाइथन को पता चल गया कि ये जो स्टेटमेंट है ये इस सवाल से रिलेटेड है क्योंकि मैंने स्पेस दिया था। इसी तरीके से फिर मैं दूसरा सवाल पूछता हूँ, इफ एक्स इज लेस देन 100, क्या एक्स जो है 100 से कम है, प्रिंट कर दो लेस देन 100। तो स्पेस दिया मैंने तो पाइथन ने इनका कलर सेम कर दिया। तो इस तरीके से हम ब्लॉक्स बनाते हैं स्पेस देकर। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस सवाल के अंदर, मतलब इधर भी स्पेस है और इधर भी स्पेस है। तो ये जो सवाल है दूसरा सवाल, ये पहले सवाल के अंदर है, अलग से नहीं है, अंदर है। इसका मतलब है कि ये सवाल भी पूछा जाएगा, उसके बाद ये सवाल भी पूछा जाएगा। और ये सवाल जो है तब पूछा जाएगा अगर पहला सवाल सही होगा। अगर पहला सवाल गलत होता, मतलब एक्स की वैल्यू जो है 1 से ग्रेटर नहीं होती, तो ये सवाल भी इग्नोर हो जाता। लेकिन ऊपर क्या था, ऊपर जो हमने सवाल पूछे थे सारे अलग अलग सवाल थे। इफ कोई सवाल किसी और सवाल के अंदर नहीं था। तो अगर ये सवाल गलत हो जाता तो इसका मतलब है कि दूसरे सवाल भी पूछे जाते। इसका मतलब ये है कि अगर एक सवाल गलत हो जाता है इधर, तो दूसरे सवालों पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सारे पूछे जाएंगे फिर भी। लेकिन इधर क्या था, एक सवाल दूसरे सवाल के अंदर मौजूद है। तो अगर पहला सवाल गलत हो जाता तो दूसरा सवाल खुद ब खुद इग्नोर हो जाता, उसको हम पूछते ही नहीं। इस तरीके से हम इसे इस चीज जब हम किसी कंट्रोल स्ट्रक्चर को दूसरे कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर डाल देते हैं, मतलब एक सवाल को दूसरे सवाल के अंदर डाल देते हैं, एक इफ को दूसरे इफ के अंदर डाल देते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं नेस्टेशन। और इस कंट्रोल स्ट्रक्चर को हम कहते हैं नेस्टेड डिसीजंस। नेस्टेड का मतलब ये होता है कि एक चीज को आप दूसरी चीज के अंदर डाल दो सिंपली। अब हम आते हैं कि टू वे डिसीजंस क्या होते हैं। यहाँ पे आपने आप डायग्राम देख सकते हैं कि किस तरीके से इन्होंने दो सवाल पूछे हैं।
सॉरी एक सवाल पूछा है लेकिन दो डिसीजंस है। अब फॉर एग्जांपल हमने एक नया वेरिएबल बनाया है x, और उस नई वेरिएबल को हमने वैल्यू असाइन की है 4। ठीक है। अब सबसे पहले हमने सवाल पूछा है क्या 4 जो है या x जो है वो 2 से बड़ा है। तो क्योंकि 4 जो है 2 से बड़ा है तो हम कहेंगे यस, तो वो इधर आ जाएगा। अगर ये 2 से बड़ा नहीं होता तो हम कहते हैं नो, और वो इधर आ जाता। तो एक ही सवाल के अंदर हमारे पास दो डिसीजंस मौजूद है, तो ये इसे कहते हैं हम टू वे डिसीजन। अब यहाँ पे हम तीसरा डिसीजन इन्वॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि कंडीशन आइदर यस होगी आइदर नो। तो ये एक टू वे डिसीजन स्ट्रक्चर है। तो टू वे डिसीजन स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इफ और एल्स। जब भी हम पाइथन के अंदर टू वे डिसीजंस बनाते हैं या उनकी कोडिंग करते हैं या उनको प्रोग्राम करते हैं तो हम यूज करते हैं इफ और एल्स का। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वही सेम सवाल लेकिन उसकी अब प्रोग्रामिंग हुई हुई है। सबसे पहले हमने x एक वेरिएबल बनाया, उसको वैल्यू असाइन की 4। प्रोग्रामिंग में आप देख सकते हैं कि हमने एक वेरिएबल बनाया, उसको वैल्यू असाइन की 4। उसके बाद हमने सवाल पूछा क्या x 2 से बड़ा है। इस तरीके से हमने यहाँ पे भी सवाल पूछा इफ x इज लेस ग्रेटर देन 2। उसके बाद यस का ऑप्शन है और नो का ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पे हम यस और नो का ऑप्शन नहीं दे सकते। तो हम क्या करेंगे, एल्स देकर प्रिंट कर देंगे। एल्स का मतलब है कि अगर ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं है, मतलब यस नहीं है, तो ऑटोमेटिकली एल्स जो है नो जो है प्रिंट हो जाएगा। तो एल्स यहाँ पे नो के बराबर है। आप देख सकते हैं इसका भी ऑरेंज है कलर और इसका भी ऑरेंज है, इसका ग्रीन है और इसका भी ग्रीन है। तो हमने सवाल जो पूछा है ऊपर पूछा है इफ के अंदर, अगर वो सही होता तो एल्स इग्नोर हो जाता। ठीक है, अगर ये सवाल सही होता तो हम यस की तरफ चले आते, नो को इग्नोर कर देते। इसी तरीके से इफ x इज ग्रेटर देन 2 तो हम ये प्रिंट कर देंगे, और फिर यहां से हम डायरेक्ट ये प्रिंट कर देंगे, इसको इग्नोर कर देंगे ऑरेंज पार्ट पे। लेकिन अगर इफ x स्मॉलर देन 2 होता तो हम इसको इग्नोर करके इधर आ जाते और प्रिंट कर देते ऑरेंज पार्ट, और उसके बाद ब्लू पार्ट प्रिंट कर देते। तो जब भी आप पाइथन के अंदर दो टू वे डिसीजंस, दो फैसले, एक सवाल पर दो फैसले करते हैं, तो आप इस्तेमाल करते हैं इफ एल्स का। तो इस चीज में और इस चीज में कोई फर्क नहीं है। आप ऐसे भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं और ऐसे भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। सिंपली हमने क्या किया है, इस डायग्राम को एक प्रोग्राम की शक्ल दे दी है। अब इधर जो आप देख सकते हैं कि इधर ये एक पूरा ब्लॉक है। पीछे क्या था कि हमारे पास इफ का ब्लॉक अलग था, दूसरे इफ का ब्लॉक अलग था, लेकिन यहाँ पे इफ और एल्स का पूरे का एक ही ब्लॉक है। क्योंकि जब भी आप इफ इस्तेमाल करेंगे, जब भी आप एल्स इस्तेमाल करेंगे तो उसके साथ इफ आएगा। एल्स जब भी आप इस्तेमाल करेंगे तो उसके साथ इफ आएगा। इसका मतलब है कि ये एक ही ब्लॉक है। उसके बाद हम आ जाते हैं मल्टी वे डिसीजंस पर। क्या हम एक से ज्यादा फैसले कर सकते हैं? तो उसके लिए आप यूज करेंगे मल्टी वे डिसीजंस। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सबसे पहले आपने सवाल पूछा है कि एक्स की वैल्यू स्मॉलर देन 2 है। उसको आपने दो ऑप्शंस दिए हैं, यस का ऑप्शन दिया है, नो का ऑप्शन दिया है। उसके बाद आपने दूसरा सवाल पूछा है कि एक्स की वैल्यू लेस देन 10 है। उसको भी आपने दो ऑप्शंस दिए हैं, यस का ऑप्शन दिया है, नो का ऑप्शन दिया है। उसके बाद आपने प्रिंट करवाया है लार्ज, और उसके बाद आपने प्रिंट करवाया ऑल डन। अब ये इस तरह काम करेगा, मल्टी डिसीजन जो है वो इस तरह काम करते हैं। जिस तरह उधर आपने इफ का और एल्स का इस्तेमाल किया था, इधर आप इस्तेमाल करेंगे इफ का, एलिफ का और एल्स का। इधर आप तीन नाम इस्तेमाल करेंगे, तीन सवाल। चार भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं, लेकिन इफ और एल्स ये दोनों इंपॉर्टेंट है। बीच में आप एलिफ कितने भी बढ़ा सकते हैं, आप चार एलिफ दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप मल्टीवे डिसीजन कर सकते हैं। तो आपने सबसे पहले पूछा इज एक्स स्मॉलर देन 2, तो आपने प्रोग्राम किया उसे इफ एक्स इज स्मॉलर देन 2। अगर
सही है ये, हाँ एक्स जो है 2 से स्मॉलर है तो आप प्रिंट करेंगे स्मॉल, स्पेस देके आप लिख देंगे प्रिंट स्मॉल। उसके बाद आप दूसरा सवाल पूछेंगे इफ एक्स इज लेस देन 10। उसको आपने दो ऑप्शंस दिए यस और नो का। यस के लिए आपने लिखा प्रिंट मीडियम, उसके बाद यहाँ पे भी आपने स्पेस लेकर लिख दिया प्रिंट मीडियम। उसके बाद आपने अगर नो है तो उधर आप लिख देंगे प्रिंट लार्ज, लेकिन यहाँ पे नो का ऑप्शन देने के लिए आपको देना पड़ेगा एल्स, फिर आप लिखेंगे प्रिंट लार्ज, तो आप प्रिंट लार्ज यहाँ लिख देंगे, उसके बाद प्रिंट ऑल डन। ठीक है, इस तरीके से आप मल्टीवे डिसीजनिंग कर सकते हैं यूजिंग एलएफ। पहले आप खाली इफ इस्तेमाल कर रहे थे जो वन वे डिसीजनिंग थी, उसके बाद आपने इफ एल्स इस्तेमाल किया जो टू वे डिसीजनिंग थी। अब आप मल्टीवे डिसीजनिंग कर सकते हैं इफ एलएफ और एल्स के जरिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले एक्स को वैल्यू असाइन की है 0 इन्होंने। अब एक्स की वैल्यू है 0। अब हम सवाल पूछ रहे हैं कि एक्स स्मॉलर देन 2 है, तो उसको उसके पास दो ऑप्शन हैं, या तो ये नो होगा या यस होगा। तो क्योंकि एक्स की वैल्यू 0 है तो 0 जो है स्मॉलर देन 2 है, तो हम यस के पास चले जाएंगे और प्रिंट कर देंगे स्मॉल। ठीक है, अब जैसे ये एक कंडीशन एग्जीक्यूट हो गई, मतलब सबसे पहला वाला जो इफ था वो सही हो गया, उसकी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो बाकी सारी कंडीशंस इग्नोर हो जाएंगी, हम डायरेक्ट प्रिंट की तरफ आ जाएंगे। तो ये वाला सवाल भी नहीं पूछेंगे और डायरेक्ट हम निकल के बाहर से डायरेक्ट ये प्रिंट कर देंगे। तो मल्टीवे डिसीजनिंग में सिर्फ आप एक कंडीशन सेटिस्फाई कर सकते हो, वन वे डिसीजनिंग में आप बहुत से सवाल पूछ सकते हो, टू वे डिसीजनिंग में आप सिर्फ एक सवाल पूछकर दो फैसले कर सकते हो। तो ये है आपके डिफरेंट टाइप्स, वन वे डिसीजन, टू वे डिसीजन, मल्टी वे डिसीजन। इसी तरह इन्होंने अब एक्स को वैल्यू असाइन की है 5, उसके बाद सवाल पूछा है कि एक्स लेस देन 2 है, तो क्योंकि 5 जो है लेस देन 2 नहीं है तो हम नो की तरफ जाएंगे। अब एक्स जो है लेस देन 2 नहीं है तो हम नो की तरफ जाएंगे, नो का मतलब है हम दूसरी कंडीशन पे आ जाएंगे। दूसरी कंडीशन हमारी क्या है, एक्स इज लेस देन 10, तो 5 लेस देन 10 है तो हम यस की तरफ जाएंगे, तो हम इसको प्रिंट कर देंगे और हम यहाँ से निकलकर डायरेक्ट बाहर आ जाएंगे प्रिंट, हम तीसरी कंडीशन को चेक नहीं करेंगे। इसी तरह अगर x की वैल्यू यहाँ पे इन्होंने असाइन किया 20, या x की वैल्यू सबसे पहले हमारी इफ चेक होगा, इफ का क्या है, इफ x इज लेस देन 2, इफ x कि जब भी ये सवाल एग्जीक्यूट होते हैं तो सीक्वेंस में होते हैं, सबसे पहले इफ चेक होता है, अगर इफ सही हो गया तो ये बाहर से चला जाएगा, लेकिन अगर इफ गलत हो गया तो फिर ये नीचे जाएगा। अगर देखें यहाँ पे x की वैल्यू लेस देन 2 है, तो 20 लेस देन 2 नहीं है तो नो, गलत हो गया तो हम नीचे आ जाएंगे एलिफ के पास। एलिफ के पास सवाल क्या है, x इज लेस देन 20, तो नो, लेस देन 20 नहीं है तो अब हम एल्स के पास आ जाएंगे, और एल्स के पास आके हम प्रिंट करवा देंगे लार्ज, और ये ऑल डन हो जाएगा, उसके बाद हम ऑल डन प्रिंट करवा देंगे। ठीक है, और कभी कभी आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप अगर आप चाहते हैं कि आप एल्स ना दें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने एल्स दिया है, तो आप एल्स हटा भी सकते हैं। और आप अगर आप ज्यादा सवाल पूछना चाहते हैं, एक से ज्यादा कंडीशन यूज करना चाहते हैं, तो आप 3 4 5 8 10 12 जितनी दफा चाहें आप एलिफ का इस्तेमाल कर सकते हैं, एलिफ जो है हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, एल्स और इफ एक बार आएगा। अब ये यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि क्या इन दोनों प्रोग्राम्स में से कौन सा प्रोग्राम ऐसा है जो एक्स की वैल्यू प्रिंट नहीं करेगा, चाहे हम एक्स को 100 की वैल्यू असाइन करें, 0 की वैल्यू असाइन करें, नेगेटिव वैल्यू असाइन करें। इन दोनों में से कौन सा वो प्रोग्राम है जो एक्स की वैल्यू प्रिंट नहीं करेगा, मतलब उस प्रोग्राम का कोई भी आउटपुट नहीं होगा। इन दोनों प्रोग्राम्स में से वो कौन सी स्टेटमेंट है, ये वाली 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 है, कौन सी स्टेटमेंट है जो कभी प्रिंट नहीं होगी चाहे हम एक्स को कोई भी वैल्यू असाइन करें।
चले मैं आपको एक करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये प्रोग्राम है, इसमें हम देख सकते हैं कि सबसे पहला जो सवाल पूछा गया वो है क्या x स्मॉलर देन 2 है। अब x की आप कोई भी वैल्यू दे दें, फॉर एग्जाम्पल हम x को वैल्यू देते हैं 100। 100 जो है स्मॉलर नहीं है। उसके बाद वो नीचे आएगा एलिफ के पास, क्या x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो हाँ ग्रेटर देन तो है, तो ये प्रिंट हो जाएगा। लेकिन ये प्रिंट नहीं होगा। इसका मतलब है कि x को आप कोई भी वैल्यू दे दें, x की आप नेगेटिव वैल्यू दे दें, पॉजिटिव दे दें, जीरो दे दें, कोई भी वैल्यू x को असाइन करें, ये वाली जो स्टेटमेंट है एल्स वाली स्टेटमेंट, ये रन नहीं होगी। इसी तरीके से आप यहां बता सकते हैं कि कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कभी रन नहीं होगी।
Okay, let's wrap up the class today, and inshallah, we'll continue from the next class, and we'll start the loops, iteratives from the next class. So let's finish this class.